हेलो गाइस, देखिए भी हम अपने टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रा में हमने सीरीज वेरियस लाइंस देख ली थी। लाइमन सीरीज हमने देखी थी, बामर सीरीज। लाइमन के लिए एन आपका क्या होगा? 1। बामर सीरीज के लिए N1 आपका क्या रहेगा? 2। पास्चन के लिए N1 आपका क्या रहेगा? 3। ब्रैकेट के लिए N1 रहेगा 4। फंड के लिए आपका N1 रहेगा 5 एंड हम्फ्री के लिए N1 रहेगा 6। अपने रेडबर्ग फॉर्मूला देखा था, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। लाइमन सीरीज के लिए हमने सीरीज लिमिट फाइंड आउट की थी। ठीक है भाई, आज कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये क्या था आपका? रेडबर्ग फॉर्मूला। आर वेयर आर क्या है आपका? रेडबर्ग कांस्टेंट। ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। सो अभी करते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस इस पे हम डील करते हैं। द वेवलेंथ फॉर ए पर्टिकुलर ट्रांजिशन in hydrogen atom is 91.2 nanometer. Calculate the wavelength for helium positive ion for same transition. ये आपका क्वेश्चन आपको गिवन है। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कोई ट्रांजिशन हो रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर, उस ट्रांजिशन की वेवलेंथ है 91.2। तो सेम ट्रांजिशन के लिए अगर आपके पास हाइड्रोजन ना हो के आपके पास हीलियम पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, देन आपका जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? तो हम कंसिडर किया ट्रांजिशन आपका हो रहा है कहाँ से? N2 से N1। इस ट्रांजिशन के लिए आपको निकालना है। देन सबसे पहले बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं। 1/λH जो है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा? RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। जस्ट वैल्यू पुट करनी है। देखिए वैल्यू पुट करेंगे। 1/λH हमें गिवन है 91.2 नैनोमीटर इज इक्वल टू R को अभी एज इट इज R ही रख रहे हैं। Z आपका हाइड्रोजन का 1² 1 माइनस N1² माइनस 1/N2²। यहाँ से अपने पास 1/N1² माइनस 1/N2² की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। वो क्या आ जाएगी आपके पास? 1/91.2 इंटू R। अभी बात करते हैं किसकी? फॉर हीलियम पॉजिटिव आयन। 1/λ हीलियम पॉजिटिव जो आपकी किसके इक्वल आ जाएगी? R इंटू Z² हीलियम का कितना Z होता है? 2, एटॉमिक नंबर 2। 1/N1² माइनस 1/N2²। सेम जो हाइड्रोजन का है वही, बिकॉज हमें डाटा गिवन है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो दोनों का क्या है? सेम। R से R आपका कैंसिल। सो लैम्डा हीलियम पॉजिटिव कितना आ जाएगा? 91.2 डिवाइडेड बाई 4 नैनोमीटर। ये आ जाएगा आपके पास 22.8 नैनोमीटर। ये आपका आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। कुछ नहीं, सिंपल से आपके न्यूमेरिकल्स हैं।
जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। द वेवलेंथ फॉर a transition in hydrogen atom from is in hydrogen atom is same सॉरी ये नहीं था, ये तो हमारा हो गया था, दूसरा क्वेश्चन है। द बट ट्रांजिशन in hydrogen atom would have same wavelength as n is equal to 4 to n is equal to 2 in helium positive ion। ये आपका क्वेश्चन है। आपके पास दो एटम है, एक हाइड्रोजन एंड एक हीलियम पॉजिटिव आयन। वो पूछ रहा है आपकी ट्रांजिशन हो रही है हीलियम पॉजिटिव आयन में, कहाँ से, N4 से N2। सो कौन सा ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम का किस ट्रांजिशन के अंदर जो आपकी रेडिएशन एमिट होगी उसकी वेवलेंथ सेम रहेगी जब आपका हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम 4th लेवल टू 2nd लेवल। सो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले बात करते हैं फॉर हीलियम पॉजिटिव। 1/λ हीलियम पॉजिटिव इज इक्वल टू R, जेड स्क्वायर आपका आ गया 4। 1/N1, N1 कितना है, N1 क्या होता है अभी आपका लोअर लेवल, N2 क्या होता है हायर लेवल। लोअर लेवल क्या है 2, 2 का स्क्वायर माइनस N2 4, 4 का स्क्वायर। यहाँ से आप इजीली चलो इसको एज इट इज़ रख लो। फॉर हीलियम की बात करते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम 1/λh इज इक्वल टू R। हाइड्रोजन का Z क्या है 1, 1 स्क्वायर आपका आ जाएगा 1, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये तो हमें कैलकुलेट करना ही है N1 एंड N2 कहाँ से आपका ट्रांजिशन हो रहा है। सो अभी आपका क्या आ गया भाई, 1/λh भी आ गया आपके पास एंड 1/He पॉजिटिव भी आ गया है। ये गिवन है फ्रॉम गिवन डाटा और ये आपको गिवन है। दोनों की वेवलेंथ है वो क्या है, सेम है। दोनों ट्रांजिशंस की वेवलेंथ क्या है, सेम है। सो 1/λh इज इक्वल टू 1/λHe पॉजिटिव। जस्ट वैल्यू पुट करनी है और 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इज इक्वल टू R इंटू 4 जेड स्क्वायर हीलियम का जो आपने कैलकुलेट किया था, ये आपका 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ। 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, इसको हम अंदर सेंड करते हैं। 4 को 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16। एक इसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 1/4। इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं भाई, देखिए इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। सो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, N1 इज इक्वल टू 1 एंड N2 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास आपका ट्रांजिशन आ गया जो आपका होना था। ये आपके कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। अभी हम फर्दर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं। तो अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए भाई हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब
पढ़ रहे थे, लाइन स्पेक्ट्रा को डिस्कस किया था, लाइमन बामर सीरीज, तो हमने देखा था आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एक्साइटेड स्टेट से कहीं भी किसी भी आपके स्टेट में आ सकता था, किसी भी लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ रहा था, या आपका डायरेक्टली किस में आ रहा था, ग्राउंड स्टेट के अंदर आपका आ रहा था। सपोज करो ये आपके पास 4 एनर्जी लेवल हैं, 1 2 3 एंड 4, ये आपके पास 4 एनर्जी लेवल है। आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया सपोज कीजिए कहाँ पे, 4th लेवल पे, तो पॉसिबिलिटीज क्या हैं रिटर्न आने की, वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में आ जाए 4th से। वो क्या करे, 4 से पहले 3 में आए और 3 से किस में आ जाए, ग्राउंड स्टेट में। 4 से 3 में आए, 3 से फिर किस में आ जाए, ग्राउंड स्टेट। क्या हो सकता है वो आपका, वो 4 से 2 में आए और 2 से किस में आ जाए, ग्राउंड स्टेट में, ये भी हो सकता है बिल्कुल। अब एक और क्या हो सकता है, वो 4 से 3 में आए, 3 से 2 में आए और 2 से 1 में आए। तो बेसिकली जो ट्रांजिशंस हुए, कितने आपके कितनी बार आपके रेडिएशंस निकलेंगी, 1 2 3 4 5 6, बिकॉज ऐसा तो है नहीं ये सिर्फ आपका एक इलेक्ट्रॉन था, आपके बहुत सारे आपके पास एटम्स थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं, ठीक है। एक्साइट हुए हैं कितने, 4th लेवल पे। 4th से आपके ग्राउंड लेवल पे आने के जो पॉसिबल वेज हैं वो हमने सारे के सारे देख लिए। अब जितने भी पॉसिबल वेज हैं उतने ही आपको क्या मिलेंगी, लाइंस मिलेंगी, बिकॉज जब भी आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से किसी भी लोअर एक्साइटेड स्टेट में जाता है या आपके डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में जाता है, तो आपकी एम रेडिएशंस को एमिट करता है, और वो एम रेडिएशंस जब आप स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करते हो तो आपको एक उसके रिस्पेक्ट में उसके कोरस्पॉन्डिंग एक लाइन आपको ऑब्जर्व होती है। तो यहाँ पे कितनी लाइंस ऑब्जर्व होंगी, नंबर ऑफ लाइंस 6। कितनी लाइन ऑब्जर्व होगी, 6। अब बात करते हैं, क्या हम हमेशा ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, सपोज करो इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा है 15th लेवल से ग्राउंड से आपका ट्रांजिशंस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम ऐसे तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, इफ़ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, जम्प्स बिटवीन कर लेते हैं, फ्रॉम नहीं, बिटवीन n2 टू n1, तो आपके पास कितनी नंबर ऑफ लाइंस आएंगी, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपके पास आएंगी वो किसकी इक्वल रहेंगी, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अगर आपसे वो डाटा में पूछे स्पेसिफिक लाइन की, आपके पास बामर लाइन की कितनी सीरीज ऑब्टेन होंगी, आपको लाइमन की कितनी ऑब्टेन होंगी, आपको पास्टन सीरीज की कितनी ऑब्टेन होंगी, देखिए सपोज कीजिए यही आपका था ट्रांजिशन। अगर इसमें हमसे पूछे लाइमन की कितनी होंगी, तो ये लाइमन सीरीज आपकी, ये आपकी बामर सीरीज एंड ये आपकी पास्टन सीरीज। तो लाइमन के लिए 3 आपको लाइन्स ऑब्टेन हो रही है, बामर की 2, पास्टन की 1। तो अगर आपको स्पेसिफिक लाइंस के लिए पूछता है, स्पेसिफिक कोई आपकी सीरीज पूछता है, तो उसके लिए लाइंस ऑफ स्पेसिफिक सीरीज जो आपकी रहेंगी वो किसके इक्वल रहेंगी, n2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज, उस सीरीज की ग्राउंड स्टेट लाइमन के लिए आपकी 1, बामर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, वो सभी आपको पता है। ठीक है, तो अब इसी के लिए हम अप्लाई करते हैं जो हमने पहले किया था। आपका n क्या था 4, n2 क्या था 4, ट्रांजिशन कहाँ हो रहा था 1। सो आपकी टोटल लाइन्स अगर हम फॉर्मूले से निकालें, टोटल लाइन्स क्या आ गई, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ गया 3, ये आपका आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया, आपकी 6 लाइन्स आपको मिल गई। अगर आपको स्पेसिफिक निकालना है फॉर लाइमन सीरीज,
पैसिफिक की बात करें N2 कितना है 4 माइनस लाइमन के लिए N1 1 कितना आएगा 3। बामर की बात करें N2 4 N1 कितना होता है बामर के लिए 2। कितनी लाइन्स ऑब्जर्व होंगे आपको 2। तो ये आपकी सिंपल सी आपकी कैलकुलेशन ऑफ लाइन्स हैं जो आप इजीली कर पाओगे। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं अभी। द रेशियो ऑफ radii of two cells in hydrogen atom is 25:4. Calculate maximum number of lines emitted when electron transit in these levels। तो देखिए भाई आपको पता है आपका रेडियस किसके इक्वल होता है 0.529 इंटू n स्क्वेयर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। दैट मीन्स आर जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके n स्क्वेयर के। सो R1 बाई R2 RN2 बाई RN1 कितना आ जाएगा N2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई N1 स्क्वेयर। वो आपको कितना गिवन है 25/4। सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया N2 बाई N1 का रेशियो आ गया कितना 5/2। स्क्वायर रूट लोगे क्या आ जाएगा 5/2। सो अभी आप नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट कर सकते हो। सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या आ जाएंगे 5 - 2 5 - 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा ये 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आ जाएगा कितना 6 लाइन्स आपको मिल जाएंगी। अब ये ज़रूरी नहीं ये आपको 6 लाइन ही मिले, बिकॉज जो आपका N2 बाई N1 है वो कितना है 5/2। N2 बाई N1 है वो कितना आपके पास 5/2। ये आपका ये रेशियो तो आपका कब आएगा अगर N2 आपका 10 होगा और N1 4 भी हो सकता है। वैन N2 आपका 20 होगा एंड N1 जो आपका है वो 8 होगा तब भी आपका यही रेशियो आएगा। तो वो चीज़ आप ऑप्शन में चेक करोगे, आपको जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही आते हैं, तो आप ऑप्शन चेक करोगे आपको क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो बात थी आपकी कैलकुलेशन ऑफ लाइंस की। ठीक है, अभी बात करते हैं रीजन्स जिनके अंदर आपकी लाइंस फॉल करती हैं। रीजन in which lines of hydrogen atom spectra fall। किन रीजन्स में लाई करती हैं? तो देखिए लाइमन सीरीज की बात करें, जबकि लाइमन सीरीज होगी वो यूवी रीजन अल्ट्रावायलेट रीजन्स में लाई करेगी। ठीक है, बामर सीरीज की बात करें, आपकी बामर सीरीज जो है वो विजिबल रेंज के अंदर आपकी लाई करती है। विजिबल रेंज क्या होती है 400 to 750 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आपकी पास्चन सीरीज वो किस में करेगी इंफ्रारेड, जिसको हम IR रेडिएशंस भी बोलते हैं। ब्रैकेट आपका पीफंट, हम्फ्री, ये सारे के सारे आपके IR रीजन्स में लाई करेंगे, इंफ्रारेड रीजन्स के अंदर लाई करेंगे। यहाँ पे आके आपका लाइन स्पेक्ट्रा जो है वो फिनिश होता है। अब आती हैं आपकी बोर मॉडल के अंदर हम पढ़ रहे थे सब कुछ, अब आपके बोर की लिमिटेशंस आती हैं, ड्रॉबैक्स आते हैं। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल।
देखिए क्या लिमिटेशंस होंगी। सबसे पहले तो जो आपका बोर एटॉमिक मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अप्लीकेबल है। किसके लिए अप्लीकेबल है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हमने देखा हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, हमने हमेशा उन्हीं के लिए डील किया है। हाइड्रोजन, ठीक है, कभी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए डील नहीं किया। आपने बोर्स के पोस्टुलेट में पढ़ा था, बोर ने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट में वो किसका क्या रहेगा? इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा h/2π, दैट इज क्वांटाइज रहेगा। बोर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, देखिए ये किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? नॉट एक्सप्लेन व्हाई एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। जो आपका एंगुलर मोमेंटम आपने पोस्टुलेट पढ़ा था, mvr इज इक्वल टू nh/2π, ऐसा ही क्यों होता है? उस चीज का इसके पास कोई प्रूफ नहीं था। थर्ड आता है इट फेल्स टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है उसकी बात करते हैं पहले। देखिए ये आपकी लाइन है, ठीक है। जब आप इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल सपोज करो, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, तो ये लाइन जो क्या है, ये कुछ फाइनर लाइंस में फर्दर ब्रेक हो जाती है। ये आपकी जो लाइन है वो क्या करती है? फाइनर लाइंस में ब्रेक हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इस स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस into finer lines in presence of electric field is called stark effect। उसको क्या बोलेंगे हम? स्टार्क इफेक्ट बोलेंगे। फोर्थ लिमिटेशन आती है it fails to explain जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्या होता है? ये आपकी स्पेक्ट्रल लाइन, जब आप इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, देन मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन से भी आपकी फाइनर लाइंस के अंदर स्प्लिट हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं क्या? जीमन इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर आप स्प्लिटिंग कर रहे हो, स्टार्क इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड से अगर आपका स्प्लिटिंग हो रहा है, उसको हम बोलेंगे जीमन इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। उसको क्या बोलेंगे हम? जीमन इफेक्ट। बात करते हैं फिफ्थ, आपकी जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपकी क्वांटम स्टार्ट होगी, जो दो कंसेप्ट जहाँ से फाउंडेशन ऑफ क्वांटम आपकी स्टार्ट होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो बनते हैं। दिस मॉडल fails to explain de Broglie concept। इसको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है डी ब्रोई एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दो कंसेप्ट्स को आपको डिटेल में अभी हम डील करेंगे। ये दो कंसेप्ट्स आपका बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आई होप आपको समझ आया होगा।
बाकी डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू।